मतलब अटेम्प्ट है। सही है। चले, मुझे अच्छी चीज ये लगी है कि जो देखें बेसिक मेरा गोल भी यही है कि मैं जो ओईटी की जो टेक्निक्स है उनको उर्दू में। अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैं आपको समझाता हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैंने खुद से डिजाइन की है। मैंने जो अपनी स्टडी की है ना, 6 to 8 मंथ मैंने जो स्पेंड किए हैं ओईटी की प्रिपरेशन के लिए, मैंने भी यूट्यूब पे डिफरेंट जो ओईटी के टीचर्स हैं ना, मैंने एक एक पेड पैकेज भी लिया हुआ है टीचर से पढ़ने के लिए। तो ये वो सारी चीजें हैं जो वो इंग्लिश में मुझे सिखाते थे कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है, टेक्निक क्या होनी चाहिए पढ़ते वक्त आपको। जब आप 1 से 2 सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि आपने पढ़ा क्या, फिर आप तीसरे सेंटेंस पे जाए। ये सारी स्टेप्स जो मैं आपके सामने कर रहा होता हूँ ना, ये एक्चुअली उन्हीं की सिखाई हुई चीजें हैं, जिनको सिर्फ फर्क ये है कि मैं उर्दू में अपने स्टाइल में आपको बता रहा हूँ और शायद आपके लिए समझना आसान हो। अगर मैं आपको यही कुछ वीडियोस इंग्लिश में भेजूँ, होपफुली आप वो भी समझ जाएंगे, ऐसा नहीं कि आप वो समझ नहीं जाएंगी, लेकिन माइट भी वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले या कुछ चीजें आपको कंफ्यूजन स्टिल छोड़ जाए। तो उर्दू में हमारा ओईटी के डिस्कस करना, इन टेक्निक्स को, इन स्किल्स को, मकसद ही यही है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो, कि हम जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वो प्रॉपर करते हैं, ठीक करते हैं, उनको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको डे 1 पे भी बताया था कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप कैलकुलेशन है, एनजी ट्यूब है, कोई भी नर्सिंग प्रोसेस है आपका, जो आप फर्स्ट टाइम करते हो तो आप सारे स्टेप सीख से करते हो तो आप थोड़े से हेजिटेट होते हो, थोड़े से टाइम ज्यादा ले लेते हो, लेकिन वही चीज जब आप साल 1.5 साल बाद कर रहे होते हो, ज्यादा टाइम बोलते हैं, 1 महीने बाद भी कर रहे होते हो, तो आपके हाथ में सफाई होती है। यू आर परफेक्शन, यू लुक लाइक अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। तो इसका ये जो आप लोगों के साथ जो स्टेप्स मेरा डिस्कस करने का मकसद है कि अगर आप ये परेशान ना हो कि सर ने जो टेक्निक्स बताई हैं अभी शायद समझ नहीं आ रही, टाइम ज्यादा ले रहा है, हमें तो 2 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। आप जब सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना और आपको जवाब ढूंढना आ जाएगा टाइम प्रेशर के अंदर, तो फिर होगा क्या कि जब आप 1 महीना लगातार इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका वो जो टाइम वाला डिफरेंस है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मेरा अब टारगेट ही ये है कि मैं आप लोगों के साथ ना क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो स्टेप्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उसकी मैं वीडियो आपसे शेयर कर दिया करूंगा जो हमने करनी होगी रीडिंग और लिसनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपके साथ जो क्लास एक्टिविटी हुआ करेगी ना, वो ऐसी हुआ करेगी कि जैसे मुख्तलिफ क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि ये तो वो मेरी प्रीवियस प्रेजेंटेशन है ना, तो अब नेक्स्ट मंडे जब आपका रीडिंग सी बी मैं करूंगा आपके साथ, तो मैं कुछ यूनिक क्वेश्चन लेके आऊंगा जो शायद आपने पहले अटेम्प्ट ना किए हो, ठीक है। तो आपने फिर वही क्वेश्चन, अब आप क्या करें कि आप प्रैक्टिस करें डेली। जो मटेरियल आपके साथ मैंने शेयर किया है ना, वो आई थिंक मोर देन इनफ है। उसके अंदर वो 60 डेज की क्लासेस हैं और कुछ वो बुक्स हैं मैंने जो आपसे शेयर की हैं, तो वो मटेरियल मेरे ख्याल मोर देन इनफ है। तो आप क्या करें कि आप उस मटेरियल में से रोजाना के एक पेपर निकालें, उसमें से 2-3 क्वेश्चन रीडिंग बी के करें, 3-4 क्वेश्चन आप रीडिंग सी के करें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप करें उसको समझ के करें, टाइम लगा लें कि 2 मिनट के अंदर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 2 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। लेकिन 2 मिनट के अंदर जब आपने करना है तो अपने स्टेप्स सारे फॉलो करने की कोशिश करनी है, कि आप पहले क्वेश्चन को समझ रही हैं, फिर आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझ रही हैं, पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अंदर आप शुरू में क्या लिखा हुआ था, मिड में क्या था, मॉडल वर्ब्स कहाँ कहाँ पे थे, कंट्रास्ट वर्ड कहाँ कहाँ पे थे, जो कंट्रास्ट वर्ड थे जैसे बट, देयरफॉर, एंड, उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी वो हाईलाइट करें लाजमी, ठीक है, ताकि आपको जब आप ऑप्शंस को पढ़ के कोरिलेट कर रहे हो तो आपको लोकेट करना आंसर जो है ना अपना इजी लगे, ठीक है, आपको तो स्कैटर्ड ना हुआ, कंफ्यूज ना हुआ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हुए, ठीक है। तो आपने अलार्म लगा के रीडिंग सी करें चाहे रीडिंग बी करें, 2 मिनट के अंदर करें और यही सारे स्टेप्स फॉलो करें, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट वीक में मैं अपने नए क्वेश्चन लेके आऊंगा। अच्छा, आज अब इस तरह है कि हम वो जो बाकी आपकी प्रेजेंटेशन थी ना जो कल हम कर रहे थे वो रह गई थी, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो सिस्टर सुमेरा, आपने ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन वाला? हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो आप आपने ना इसका आंसर देना है, मैं वो उसी तरह जिस तरह कल हमने इसको पढ़ा था, मैं आपके साथ ही इसका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। कि सबसे पहले देखें क्वेश्चन के अंदर आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या व्हाट पॉइंट, कुछ खास पॉइंट है जो ट्रेनिंग मैनुअल अबाउट एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के मुताबिक बना हुआ है, उसके अंदर कोई मेन पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किया है, वो मेन पॉइंट जो हाईलाइट किया है वो हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो काफी ज्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमने वो देखना है जो मेन पॉइंट है जो इस वर्क एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन को मैनुअल के बारे में मेनली डिस्कस कर रहा होगा, ठीक है, हमने वो ढूंढना है।
तो हम पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, studies on safety in anesthesia have documented that human vigilance alone is inadequate to ensure patient safety and underscore the importance of monitoring devices। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो सेफ्टी है वो एनेस्थीसिया, उसमें हमें ये डॉक्यूमेंट मिलता है कि जो ह्यूमन विजिलेंसी है ना, इंसानी जो अक्लमंदी है, वो काफ़ी नहीं है हम इनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। और वो अंडरस्कोर्ड है, डिफरेंट जो डिवाइसेज है जब उसको देखा गया उसके साथ, वो अंडरस्कोर्ड आई है। क्या अंडरस्कोर्ड आई है? ह्यूमन विजिलेंसी। ठीक है, तो अब देखें, जिस तरह ये मैं पढ़ रहा हूँ ना आपके सामने, मैं अंडरस्कोर को देख रहा हूँ, वो किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, वो इंपॉर्टेंस को किस चीज के साथ कोरिलेट कर रहा है। रीडिंग सी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आप इस तरह पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे ना कि उर्दू में ये किस तरह किस चीज को क्या बता रहा है, तो आप पढ़ते सारी आपको समझ आ जाएगी आंसर कहाँ पे। क्योंकि वो सवाल होते ही ऐसे हैं, अगर आपने रीडिंग सी के अटेम्प्ट किए होंगे ना एक दो पेपर, तो आपको पता होगा कि वो कोरिलेट कर रहे होते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो रिसर्च होती है, वो एक दो जो पुराना रिसर्चर है और नया रिसर्चर है, वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ कोरिलेट कर रहा होगा। तो वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको इजीली फिर आइडेंटिफाई हो जाते हैं जब आप पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करके इस तरह पढ़ते होंगे। चले, तो कहते हैं दीज फाइंडिंग्स आर रिफ्लेक्टेड इन इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स फॉर इक्विपमेंट डिजाइन। ठीक है, और ये जो जितनी भी हैं फाइंडिंग, इन सबसे ये कहता है कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी इंप्रूवमेंट, उनकी डिजाइन की जा रही है। गाइडलाइंस फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग एंड रिड्यूस माल प्रैक्टिस प्रीमियम फॉर द यूज ऑफ कैप्नोग्राफी है। फिर वो आगे वो कैप्नोग्राफी के बारे में बता रहा है कि उससे क्या आता है कि रिड्यूस माल प्रैक्टिस होती है। कैप्नोग्राफी का आपको आइडिया होगा, पता होना चाहिए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मुहैया करने के लिए होती है। वेंटिलेटर के अंदर एक ऑप्शन होता है पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, और ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन इंटीग्रेट वेंटिलेटर टेक्नोलॉजी विद पेशेंट मॉनिटर्स एंड अलार्म। ठीक है, कहते हैं जो एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है, इंटीग्रेट होता है किसी एक चीज, दो चीजों का लिंक होना। तो जो ये सारी टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है, जब हम पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं, और अलार्म्स हमें हेल्प आउट करते हैं। जो अलार्म्स हम नहीं, आपको पता है मॉनिटर्स के अंदर अलार्म लगे होते हैं, जो अगर एक नॉर्मल वैल्यूज आना जो है शुरू हो जाए तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं ये दोनों चीजें हम मॉनिटर भी कर देते हैं, और ये जो अलार्म्स लगे होते हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं अनलाइकली इवेंट ऑफ वेंटिलेटर फेलियर, ताकि वेंटिलेटर की जो फेलियर से कोई इवेंट होता है हमें पहले से पता चल जाए उसके बारे में। फर्दर मोर सिंस द रिजर्वायर बैग इज जो रिजर्वायर बैग है वो एक पार्ट है सर्किट है ड्यूरिंग मैकेनिकल, जब हम मैकेनिकल वेंटिलेशन कर रहे होते हैं उसके अंदर जो रिजर्वायर बैग है वो हमें क्या करता है, विजिबल मूवमेंट ऑफ रिजर्वायर बैग तो हमें जो जब पेशेंट ब्रीथ कर रहा होता है तो जो रिजर्वायर बैग है जो इन्फ्लेट और एक्सेल हो रहा था, तो हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट की जो वेंटिलेटर है वो ठीक काम कर रहा है। तो ये हो गया ओवरऑल पैराग्राफ के समझ आ गई। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने एक पॉइंट देखना है, जो ये ट्रेनिंग मैनुअल की जो गाइडेंस दी है ना सारी, उसके अंदर एक मेन पॉइंट वो बताना चाह रहा है, वो किस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा है, वो मेन पॉइंट क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। अब ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के अंदर एक होता है वर्ब फ्रेज और एक होता है नाउन फ्रेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज जो होता है ना वो डिफाइन कर रहा है कि कौन सी चीज काम हो रही है, और नाउन फ्रेज जिस चीज पे काम हो रहा है वो उस चीज को हाईलाइट कर रहा था। ठीक है, तो जैसे पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट है, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। हैव बीन शोन टू बी वल्नरेबल टू फेलियर। ठीक है, जो पार्ट्स हैं इक्विपमेंट के, वो उन्होंने शो क्या किया है कि वो बहुत ही बुरी हालत उनकी जो है ना, उनकी फेलियर होती है उनसे। ठीक है, तो सेकंड क्या है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंश्योरिंग, देयर आर सेवरल वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट वेंटिलेटर इज वर्किंग। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि जो वेंटिलेटर है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है ऑप्शन। तीसरा है कि मॉनिटरिंग बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज अ रिलायबल वे टू मेंटेन पेशेंट सेफ्टी। तीसरा क्या कह रहा है कि जो हम मॉनिटरिंग करते हैं उसके अंदर जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो सबसे रिलायबल है। वो इज रिलायबल मीन कि वो कॉन्फिडेंट है कि उससे पेशेंट सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। अब सिस्टर सुमेरा, ये तीन ऑप्शंस भी मैंने आपके सामने पढ़ दिए, मैंने पैराग्राफ भी पढ़ दिया आपके सामने। तो आपने मुझे जस्टिफाई करके दिखाना है कि कौन सा आंसर ठीक है, अगर वो ठीक है तो क्यों ठीक है। इट्स योर टर्न, अब आपने बताना। जी सिस्टर सुमेरा। तो बी आप आप किस ऑप्शन के करिए। साथ? हाँ जी, आप बी पे अगर जा रही हैं जी, तो आप बी पे क्यों जाएगी, किस कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसा वर्ड है जिसे फ्रेज है जिससे आपको लगा कि ये बी है, कौन से ऐसा पॉइंट बताएगा जिससे आप बी को कर रही? उसमें मतलब मुझे बेस बताए हैं कि वेंटिलेटर जो है वो वर्किंग इफेक्टिवली, इसमें ये जिसका उनके बैग का जिक्र हुआ है हम्म कि रिजर्वर बैग है, उसमें एनेस्थीसिया वर्कशॉप है। हम्म इसमें तीनों चारों में सारा वेंटिलेटर पे ही बात हो रही है उसके। हम्म
और वर्किंग अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगी तो एलिमिनेशन कैसे करेंगी, मुझे एलिमिनेट अगर आप टेक्निक यूज करके दिखाएं इसके अंदर कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए आप कौन से जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट अगर कर रही हैं तो किस बेस पे एलिमिनेट करेंगे। फर्स्ट वन, मतलब पार्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है हम्म। हाँ जी। इसमें इनका जिक्र नहीं है। फर्स्ट पार्ट वन, एज है एज। हाँ जी। चले, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपने याद रखना, आपने जिस तरह जस्टिफाई करके दिखाना। देखिए अगर हम इस पैराग्राफ को देखें और इसके अंदर हमारे हमने बात करनी कि पार्ट्स ऑफ जो इक्विपमेंट है वो वो कह रहे हैं कि वल्नरेबल है, वो अच्छे नहीं है। यहाँ पे वो बता रहा है कि रिजर्वर बैग इज अ पार्ट ऑफ द सर्किट ड्यूरिंग जो हेल्प आउट करता है हमें, ठीक है। एक तो वो प्लस पॉजिटिव चीज बता रहा है, ऑप्शन के अंदर नेगेटिव चीज है, और पैराग्राफ के अंदर हमें पॉजिटिव चीज बता रहा है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि रिड्यूस्ड माल प्रैक्टिस प्रीमियम फॉर द यूज ऑफ जो कैप्नोग्राफी और पल्स ऑक्सीमेट्री पार्ट है ना एनेस्थीसिया के, वो बता रहा है कि वो माल प्रैक्टिस को रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पे वो बता रहा है कि वल्नरेबल टू फेलियर है। तो इट्स मीन कि ये ऑप्शन जो है ये डिस्ट्रक्टर है, ये ऑपोजिट बात की हुई, ठीक है। अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं, तो सी ऑप्शन के अंदर क्या है कि मॉनिटरिंग बाय हेल्थ प्रोफेशनल इज रिलायबल, जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो रिलायबल है। लेकिन अगर हम पैराग्राफ के अंदर देखते हैं तो उन्होंने हेल्थ प्रोफेशनल को ह्यूमन वेज बोला है, ठीक है। ये इस तरह की आपने कीवर्ड याद रखने हैं। सिनोनिमस लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बताया था डे 2 पे शायद बताया था कि आपने सिनोनिमस लैंग्वेज के लिए तैयार रहना है। अगर ऑप्शन के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल लिखा है तो पैराग्राफ के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल ही लिखा होगा, ठीक है। और रिलायबल लिखा है तो ऑप्शन के अंदर रिलायबल, पैराग्राफ के अंदर रिलायबल ही लिखा होगा, पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट चीज लिखी होगी। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि दैट ह्यूमन विजिलेंसी अलोन इज इनएडिक्वेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्थ प्रोफेशनल इज रिलायबल। अगर यहाँ पे एडिक्वेट लिखा था पैराग्राफ के अंदर तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन आ जाना था जिसपे हम पे डिसाइड करना था हम किसको सिलेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे इनएडिक्वेट लिखा है और यहाँ पे रिलायबल लिखा है, ये ऑपोजिट बात लिखी हुई है। तो मैंने आपको पहले दिन भी बताया था कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप इस चीज को समझ जाए कि आपका आंसर पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है, ऑप्शन पॉजिटिव लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर नेगेटिव लिखा, तो आपका वो एलिमिनेशन टेक्निक के साथ आउट हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने पहले कभी ना पढ़ा हो, ओईटी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए किसी और टॉपिक का हो और सेंस यही हो, क्योंकि एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो ओईटी के पेपर्स है ना वो इसी सेंस पे बनते हैं। पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इनएडुकेट पे लिखा है, यहाँ पे हो सकता है इनएडुकेट और रिलायबल लैंग्वेज ना यूज की हो पैराग्राफ के अंदर और ऑप्शन के अंदर, लेकिन सेंस यही होगी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए किस चीज को याद रखना है कि नेगेटिव सेंस को आइडेंटिफाई करना है कि पैराग्राफ के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये अल्टरनेटिव आ रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और बाकी ऑप्शंस आपके पास बच जाएंगे, उसमें से आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, होपफुली आप मेरी इस टेक्निक को समझे होंगे। आप में से कोई रिवाइज करना चाहेंगे जो मैंने अभी टेक्निक बताई है, स्पेशली एलिमिनेशन करते हो तो आपने कौन सी चीज को देखना है। मैं आपको इन्वॉल्व इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होंगे आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको टाइमली क्लियर कर दूंगा। हाँ जी, एलिमिनेशन टेक्निक की समझ आ गई। यस सर। जी चलो। सर। आगे ये आपने इसमें बताया, एक तो ये कि जो जो चीज इस बिल्कुल नहीं है वो भी एलिमिनेट करनी है, हाँ जी। और एक जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दे रही है, और हाँ जी। हाँ क्वेश्चन जी। के मुताबिक हमने देखना है कि हमें पॉजिटिव इसमें चाहिए या नेगेटिव चाहिए। हाँ एक चीज, और जब आप ऑप्शन को पढ़ते हो ऑप्शन के अंदर नेगेटिव चीज लिखी हुई है, और वही हम्म, चीज अगर आपको पैराग्राफ में कहीं नजर आ रही है हम्म, मिलती जुलती, जैसे मैंने आपको कहा कि सिनोनिमस लैंग्वेज में लिखी होगी जैसा ह्यूमन विजिलेंसी और इनएडिक्वेट लिखा हुआ है, तो मिलती जुलती लैंग्वेज है, तो देखना ये कि अब पैराग्राफ के अंदर पॉजिटिव सेंस है कि नेगेटिव है। अगर ये पैराग्राफ के अंदर पॉजिटिव है और ऑप्शन के अंदर नेगेटिव है, इट्स मीन कि ये एलिमिनेट हो गया। आपको एलिमिनेट करने के लिए ये टेक्निक एलिमिनेट यूज हो करें। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ स्नेक बाइट द फ्लाइंग डॉक्टर शुड बी अवेयर। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ही होगी होपफुली, या इंस्ट्रक्शन होगी, सॉरी इंस्ट्रक्शन होगी फ्लाइंग डॉक्टर के लिए, शुड बी अवेयर। फ्लाइंग डॉक्टर्स होते हैं जो स्नेक बाइट्स वाले पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, उन्होंने किस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं।
पैराग्राफ में क्या है कि मेमो टू फ्लाइंग डॉक्टर स्टेशन, एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट, ठीक है, एंटी वेनम ऑफ स्नेक है हमारा की टॉपिक है, टॉपिक सेंटेंस है। बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट डू नॉट वॉश द स्नेक बाइट साइट इफ पॉसिबल, ठीक है, तो कहते हैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो स्नेक बाइट वाली साइट होती है आपने इसको वॉश नहीं करना इफ पॉसिबल। डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्नेक बाय यूजिंग अ स्नेक वेनम डिटेक्शन किट टू टेस्ट अ बाइट साइट स्वैब, और ठीक है आपने क्या करना है कि अगर आपने स्नेक बाइट के जो भी टाइप को आइडेंटिफाई करना है तो आप स्वैब लेंगे और जहाँ पे बाइट हुआ है उसको चेक करेंगे। उसका एक और तरीका है कि सिस्टमेटिक इन्वॉल्विंग द पर्सन यूरन, आप यूरन ले सकते हैं पर्सन का। अब ये चेक करने के तरीके वो बता रहा है। इफ venom detection is not available or has proved negative, seek advice from poison information center। तो जो भी आपके पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर हैं जहाँ पे आप उधर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप दोनों चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। कहता है टेस्टिंग ब्लड फॉर venom इज नॉट रिलायबल, ठीक है, ब्लड के अंदर जो आप हम venom करते हैं तो वो रिलायबल नहीं होता। असेस द डिग्री ऑफ एनवेमिंग, नॉट ऑल कंफर्म स्नेक बाइट विल रिजल्ट इन सिस्टमेटिक एनवेमिंग। रिस्क वेरीज विद स्पीशीज ऑफ स्नेक, जो भी रिस्क होंगे वो जो भी स्पीशीज है उसके डिपेंड पे वो वेरीज करते हैं। पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग, आपको कह रहा है कि पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से मरीज है वो रीनल, हेपेटिक, कार्डिक और रेस्पिरेटरी इंपेयरमेंट अगर वो होगी और जो एंटीकोगुलेंट्स ले रहे होंगे अगर उनके अंदर क्या होगा कि मे हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस आउटकम। बाकी पेशेंट्स के अंदर भी आउटकम होते हैं लेकिन जो ऑलरेडी इन चीजों से सफर कर रहे होंगे, ये जो प्रॉब्लम जो पता नहीं उनके अंदर क्या होगा कि और बुरे आउटकम हो सकते हैं फ्रॉम स्नेक बाइट। चिल्ड्रन आर आल्सो वेरी स्पेशली एट इंक्रीज, जो बच्चे हैं वो भी हाई रिस्क पे होते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर बॉडी मास, उनका बॉडी मास छोटा होता है तो इसलिए जो स्नेक बाइट है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उनकी बॉडी के अंदर और पूरे बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। एंड लाइवलीहुड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर अ बाइट, ठीक है, तो जो उनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो फौरन ही इम्पेयर्ड हो जाएगी आफ्टर अ बाइट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर, इस तरह हमने पैराग्राफ को समझ लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को हमने स्टिक रहना है। डॉक्टर्स के लिए कोई एडवाइस है, ठीक है, उनको अवेयर रहने के लिए बोला किसी चीज के लिए, ठीक है, तो हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शंस क्या है कि वेयर टू एक्सेस स्पेसिफिक एंटीवेनम, वो डॉक्टर को कह रहा है कि उनको अवेयर रहना चाहिए कि उन्होंने जो एंटीवेनम है उसको कहाँ पे एक्सेस करना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर वुंड क्लीनिंग, डॉक्टर्स को जो पता होना चाहिए कि उन्होंने जो वुंड क्लीनिंग है उसको एप्रोप्रिएट मेथड उनको आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू सफर, डॉक्टर्स जो है उनको अवेयर होना चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं उनको कौन से पेशेंट्स हैं मोस्ट लाइकली टू सफर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो सिस्टर आल्दो अगर आपने पहले किया भी ओके, लेकिन स्टिल आप मुझे इसका राइट ऑप्शन बताना चाहेंगे सिस्टर रिफत, और आपने जस्टिफाई भी करके दिखाना है कि कौन सा जवाब इसमें ठीक हो सकता है और वो क्यों ठीक है। जी सर। इसकी फर्स्ट ऑप्शन है वेयर टू असेस स्पेसिफिक एंटीवीनम। हम्म एंटीवीनम का तो सर इसमें जिक्र नहीं है। हम्म हाँ जी, यस। द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर वुंड क्लीनिंग, हम्म जबकि इन्होंने लिखा हुआ है डू नॉट वॉश द स्नेक बाइट हम्म साइट इफ पॉसिबल, हम्म तो यहाँ पे क्लीनिंग का भी नहीं है। तो द हम्म, रिमेनिंग ऑप्शन इज द पेशेंट मोस्टली लाइकली टू सफर कॉम्प्लिकेशंस। हाँ जी, उनको जो डॉक्टर है उसको ही शुड अवेयर अबाउट द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू सफर कॉम्प्लिकेशन, वो पेशेंट जो हाँ जी, हाँ मोस्ट जी, लाइकली में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ज्यादा। वेरी गुड। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है हम्म प्री एग्जिस्टिंग रीनल हेपेटिक कार्डियक रेस्पिरेटरी हाँ इम्पेयरमेंट जी, चले, एंड दोज वेरी गुड। टेकिंग एंटीकोएगुलेंट सिस्टर ने और बहुत अच्छा, एंटीबायोटिक्स। वेरी गुड सिस्टर जी, सॉरी, बहुत अच्छा आपने जस्टिफिकेशन किया है। यहाँ पे मैं एक दो थैंक चीज यू। आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं। देखिए जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हैं ना, आपने जिस तरह किया ये परफेक्ट है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा, आपने क्वेश्चन के अंदर पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है शुड बी अवेयर, शुड बी मतलब कंपलसरी, शुड भी होता है कंपलसरी, किसी चीज का लाजमी होना, ठीक है, ऐसे ही है ना। और अगर हम ऑप्शंस को पढ़े, एंटीवीनम का जिक्र नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। जो सेकंड मेथड है वूंड क्लीनिंग, चले वूंड क्लीनिंग को अगर हम समझ भी लें कि डू नॉट वॉश को हम क्लीनिक के अंदर ले आए, लेकिन उसने क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट वॉश द स्नेक बाइट इफ पॉसिबल, शुड नहीं है कि लाजमी नहीं करना, इफ पॉसिबल। ये मैं आपको इसलिए इधर हाईलाइट कर रहा हूँ वर्ड, क्योंकि बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे उनको आपने कैसे एलिमिनेट करना है कि क्वेश्चन में कोई चीज वो है कि पॉसिबिलिटी के साथ है कि कंफर्मेशन के साथ है, और ऑप्शन में वो चीज कैसे लिखी हुई है। मेरी बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे। ये छोटे छोटे से कीवर्ड्स होते हैं जो आपने जब पैराग्राफ को समझते हैं तो आपने जब इंफॉर्मेशन लोकेट कर लेनी है ना कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो उस सेंटेंस को पूरे तसल्ली से पढ़ना है कि यहाँ पे कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं जो ऑप्शंस को टोटली गलत कर रहा हो या ऑपोजिट उससे बात कर रहा हो। इस तरह के कीवर्ड होते हैं जैसे इफ पॉसिबल, लाइकली, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये
क्वेश्चन की सेंस को चेंज कर देते हैं, ऑप्शन की सेंस को चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुड भी लिखा हुआ है और ऑप्शन के अंदर लिखा हो कि शुड बी दिस और ऊपर लाइकली लिखा हो या पॉसिबल लिखा हो, तो इट्स मीन कि वो गलत है। अगर ऑप्शन में शुड लिखा है तो इट्स मीन कि वो कंफर्मेशन है, ठीक है, कंफर्म होना चाहिए। और पैराग्राफ के अंदर तो किसी जगह पे पॉसिबली लिखा है, लाइकली लिखा है या मोस्ट प्रोबेबली लिखा हुआ है, तो इट्स मीन कि वो ऑप्शन गलत है, कोई और ऑप्शन है। ठीक, मेरी बात समझ आएगी आपको यहाँ पे? यस। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इजी था, शायद अटेम्प्ट भी पहले किया होगा इसलिए इजी हो गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जब पहले अटेम्प्ट ना किए हो और उसके अंदर ऑप्शंस ऐसे हों, तो एक छोटे छोटे से कीवर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से आपने जवाब को गलत या सही करना था, एलिमिनेशन करना था। ठीक है, यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन जो सिस्टर ने बताई है वही हाईलाइटेड है कि इस वजह से जवाब ठीक हो गया। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा सिस्टर, इसको रहने देते हैं। इसको आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है सिस्टर रिफत ने? नहीं सर, मैंने ये नहीं किया था। चले हम इसको करते हैं, ठीक है। ये ना कुछ वो स्क्रीनिंग का आ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर। चलिए अब ठीक है, कैसे करें? चले जी, तो अब ये मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप दोनों में से अगर किसी को भी जवाब आता हो तो वो खुद से मुझे बता दे, फिर मैं उसे कहूंगा कि जस्टिफाई करके दिखाए। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है कि swallow स्क्रीनिंग आफ्टर स्ट्रोक इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट विच, ठीक है, जो swallow स्क्रीनिंग टेस्ट है स्ट्रोक के बाद होता है, वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है विच, वो कुछ चीज के लिए होता है, वो चीज कुछ आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो वो चीज हमने ढूंढनी है। ठीक है, टेस्ट है स्वॉलो स्क्रीनिंग का आफ्टर स्ट्रोक इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट विच, वो कुछ उससे कुछ होता है। ठीक है, वो हमने विच जो चीज करता है वो हमने को आइडेंटिफाई करनी है। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर swallowing स्क्रीनिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद स्ट्रोक, in clinical practice the screening process is used to identify those patients who should be referred for full clinical assessment। ठीक है, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर कहता है स्क्रीनिंग प्रोसेस जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है उन पेशेंट्स के लिए जिनको फुली क्लिनिकल असेसमेंट बाय प्रोफेशनल स्किल इन द मैनेजमेंट ऑफ डिस्फेजिया करनी होती है। ठीक है, जिसमें स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट आते हैं। ठीक है, तो उसको ठीक है, इन दी स्क्रीनिंग आगे वो कह रहे हैं इन दी स्क्रीनिंग प्रोसीजर डज नॉट आइडेंटिफाई एनी डिफिकल्टीज, अगर वो स्क्रीनिंग प्रोसेस में कोई डिफिकल्टीज ना आइडेंटिफाई, द पेशेंट कैन बी अलाउड टू ईट एंड ड्रिंक, फिर उस पेशेंट को अलाउ कर देते हैं ड्रिंकिंग के लिए। अवॉइड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन ओरल इनटेक व्हाइल अवेटिंग अ फुल क्लिनिकल असेसमेंट। ठीक है, क्लिनिकल असेसमेंट करना, फुल क्लिनिकल असेसमेंट होने से पहले आपने पेशेंट को कोई 100% रिस्ट्रिक्शन नहीं देनी इनटेक के लिए। अगर कोई पेशेंट को मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको ओरल इनटेक के लिए अलाउ कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसकी बेस पे वो करते हैं, एंड शुड बी कैरिड आउट बाय हेल्थ केयर, और हमेशा हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इस चीज के लिए कैरी आउट करना चाहिए। पेशेंट विद डिस्फेजिया शुड बी मॉनिटर डेली इन द फर्स्ट वीक, और उनको डेली आपने मॉनिटर करना है इन द फर्स्ट वीक टू आइडेंटिफाई रैपिड रिकवरी, रिकवरी कितनी फास्ट हो रही है। ऑब्जर्वेशन शुड बी रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ केयर प्लान, और इसके लिए प्रॉपर एक केयर प्लान बनना चाहिए जिसके अंदर आप सारी ऑब्जर्वेशन की रिकॉर्ड करें। पेशेंट्स नॉट फिट फॉर असेसमेंट शुड बी स्क्रीन डेली टू अवॉइड डिले इन रेफरल फॉर फुल। अच्छा, जो अभी कहता है कि स्क्रीनिंग के लिए फिट नहीं हुए क्लिनिक फुल क्लिनिक असेसमेंट के, लेकिन आप उनको डेली देखते रहना है ताकि कहीं ये ना हो कि डिले हो जाए। आप उसको 3-4 दिन बाद चेक करो जाके और उसको रेफरल की जरूरत हो तो फिर वो डिले हो जाएगा, तो इसलिए आपने डेली देखना है ताकि उसके रेफरल के लिए डिले ना हो। तो ये तो हमारा पैराग्राफ स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हमने पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पूरा आइडेंटिफाई कर लिया, किसने हर टॉपिक पूरे फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में क्या क्या बातें बताई। ठीक है, हमने क्या करना था कि ये जो टेस्ट है जो होता है आफ्टर स्ट्रोक, उससे विच क्या चीज वो हाईलाइट करता है, क्या चीज वो हमें रूल आउट करने के लिए कहता है। ठीक है, तो उसमें क्या कि मॉनिटर द रिस्क ऑफ सॉल्विंग एंड स्पीच प्रॉब्लम, जो आफ्टर स्ट्रोक के बाद स्वॉल्विंग टेस्ट होता है वो क्या करता है, वो हेल्प आउट करता है ताकि रिस्क ऑफ स्वॉल्विंग एंड स्पीच प्रॉब्लम को देखा जाए। ठीक है, फिर कहता है कि चेक्स द लेवल ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन फॉर स्वॉल्विंग प्रॉब्लम, वो क्या करता है जो टेस्ट होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम चेक कर सकें कि इसको कितने फ्लूइड की रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। तीसरा क्या है, आइडेंटिफाइज पेशेंट्स हु नीड फर्दर असेसमेंट फॉर डिस्फेजिया। सॉल्यूट स्क्रीनिंग टेस्ट क्या करता है, हेल्प आउट करता है कि हमें देख सके कि पेशेंट को फुल स्क्रीनिंग असेसमेंट की जरूरत है कि नहीं है और फॉर डिस्फेजिया।
चीज आप में से कोई भी मुझे पहले बता दे जो अटेम्प्ट करना चाहता हो, जो कॉन्फिडेंट है कि वो जवाब बता सकता है सही और जस्टिफाई भी कर सकता सर इसका ए लग रहा है वैसे। है। अच्छा, आप कह रही हैं ए है, मॉनिटर द ठीक है। रिस्क। आपने कहा कि मोनिटर्स द रिस्क ऑफ सॉल्विंग एंड स्पीच प्रॉब्लम, ठीक है। कहता है सॉल्विंग स्क्रीनिंग क्या करता है कि वो मोनिटर करता है। अब आप पैराग्राफ में कहाँ पे आपको मोनिटर जो कीवर्ड है, जो वर्ब फ्रेज है, वो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मोनिटर का जिक्र हो रहा है, जैसे आपने पिछले पैराग्राफ के अंदर जस्टिफाई करके दिखाने की कोशिश की है। आप कौन से वर्ड से कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनिटर उसके साथ मैच कर रहा है? So in the clinical practice, the screening process is used to identify those patients who should be referred for full clinical assessment by a professional skilled in the अच्छा, management of एक दफा ना dysphagia. क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, क्वेश्चन को दोबारा समझ लें, ठीक है। कहता है सॉल्विंग स्क्रीनिंग, ठीक है। सॉल्विंग स्क्रीनिंग जो है वो एक टेस्ट है ऑफ सॉल्विंग, ठीक है। आफ्टर स्ट्रोक इज एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, स्ट्रोक के बाद एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है विच, उससे कुछ हमें हेल्प आउट होता है, ठीक है। इसमें सारे ऑप्शन सही नहीं आएगा। आइडेंटिफाई पेशेंट हु नीड फर्दर असेसमेंट ऑफ दिस हाँ जी, पेशेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बाद ये नहीं कह रहा कि ये टेस्ट जो है हमें हेल्प करता है कि हम, ये तो सेंस ही नहीं बन रही ना। टेस्ट हमें हेल्प नहीं करता कि हम इसको मॉनिटर करें फॉर रिस्क ऑफ सॉल्विंग एंड स्पीच प्रॉब्लम, Yes, ठीक है। yes, sir. ठीक है, टेस्ट के अंदर हम एक Risk चीज of चीज करते हैं, ठीक है। risk नहीं सही सर, correct. ठीक है, तो रिस्क ऑफ सॉल्विंग और स्पीच प्रॉब्लम का इसमें ये दोनों चीजें ना मैच नहीं करेंगी। ए ऑप्शन तो हमारा ठीक नहीं है। अगर हम बी ऑप्शन की तरफ जाएं तो बी का क्या है? इसमें लेवल्स हैं तो उन्होंने कहीं लेवल्स दिए हुए हैं, हाँ भी जी, एलिमिनेट होते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बी के कीवर्ड्स को देखें, आपने क्या करना है जब भी आपको कोई नया टेक्स्ट मिले, बिल्कुल इस तरह के जो ऑप्शन मिले, तो आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड्स को देखना है। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है? यहाँ पे मोनीटर था, वर्ब। यहाँ पे चेक है, चेक द लेवल ऑफ फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन जो है ना हमारे पास एक कीवर्ड है। अब आपने देखना है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन की कहीं बात हुई है, तो हम इधर देखते हैं कि तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अवॉइडिंग अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन ऑन ओरल इनटेक, ठीक है। जो ओरल इनटेक है वाइल वेटिंग अ फुल जो क्लिनिकल सेशन, तो यहाँ पे वो बता रहा है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन और ओरल इनटेक में बता रहा है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है चेक द लेवल। हमने चेक तो करना नहीं है, यहाँ पे चेक की बात नहीं की हो, चेक की बात तो नहीं ना हो रही ना कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हम चेक करेंगे। यहाँ पे तो वो कह रहा है कि अवॉइड करेंगे। अवॉइड और चेक जो है वो सिनोनिमस नहीं है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में ऑप्शन कौन सा बचता है? सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम अगर क्वेश्चन को पढ़े अच्छी तरह तो यहाँ पे स्टार्ट में लिखा हुआ है कि द स्क्रीनिंग प्रोसेस इज यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई दोज पेशेंट हु शुड बी रेफर्ड फॉर फुल क्लिनिक असेसमेंट। और यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई पेशेंट हु नीड, यहाँ पे रेफर्ड लिखा है, यहाँ पे नीड लिखा है फर्दर असेसमेंट ऑफ डिस्फेजिया, ठीक है। यहाँ पे डिस्फेजिया लिखा है मैंने, यहाँ पे असेसमेंट लिखा है, यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफाई की बात हो रही है। और अगर आगे जाके पैराग्राफ में देखते हैं तो वो ये बताता है कि इफ द स्क्रीनिंग प्रोसीजर, फिर वो आगे उसकी प्रोसीजर के स्टेप्स बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कैसे कीवर्ड देखने हैं, जो वर्ब्स होते हैं मोनिटर्स, चेक्स। आपने देखा है कि कहाँ पे मोनिटरिंग की बात हो रही है जिसमें रिस्क ऑफ स्वॉल्विंग और स्पीच प्रॉब्लम हो, ठीक है। और दूसरा चेक, कहाँ पे चेक की बात हो रही है। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि जब भी आप कोई ऑप्शंस पढ़ते हैं तो ऑप्शन के अंदर जो वर्ब फ्रेज होता है, क्योंकि जो वर्ब फ्रेज होता है ना, अगर आप मेरी पुरानी कोई वीडियोस देखेंगे तो मैं बताया हुआ है कि जो वर्ब फ्रेज होता है ना, वो एक सेंटेंस को लिखने का मकसद होता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को निकाल दे रहे तो उसका मकसद खत्म हो जाता है। इसी तरह ऑप्शन के अंदर जो फ्रेज लिखी हुई है उसके अंदर जो वर्ब है वो उसकी जान है, उस फ्रेज की जान है। तो आपने वो वर्ब ढूंढना है ऑप्शन के अंदर, और उस वर्ब को पैराग्राफ के अंदर मैच करने की कोशिश करनी है, कीवर्ड को मैच करने के लिए। फिर नेगेटिव पॉजिटिव सेंस साथ साथ देखिए। वेरी गुड, ठीक है। चले जी, तो आज की ये क्लास यहाँ पे मैं आप खत्म करूंगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है ये वाला ड्रग वाला, ठीक है। तो आप लोगों ने ये किया हुआ है?
नहीं नहीं सर, सर, ये वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। आप दोनों की असाइनमेंट है ये, ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की ये प्रेजेंटेशन। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और ये जो स्टेप्स मैंने सारी टेक्निक्स बताई हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए आप मुझे वॉइस मैसेज में इसका जवाब भी जस्टिफाई करके बता सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारी कल क्लास होगी तो फिर उसके अंदर हम इसको ना स्टार्ट इधर से कर लेंगे। और कोशिश करें कि आप ना मैक्सिमम क्वेश्चन करें बी के, अब जो आपके पास पेपर हैं, और जो पेपर आप कर रहे हैं ना उसमें से जो आपको प्रॉब्लम आ रही नहीं समझ आ रही वो क्वेश्चन मुझे सेंड करें, फिर मैं उसकी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा आपके लिए। जैसे ये मैंने प्रीवियसली आप देख सकते हैं ना क्वेश्चंस की बनाई हुई है, ये भी पुराने स्टूडेंट जो थे मुझे उन्होंने जब क्वेश्चन सेंड किए सर इसको हमें इसको समझ नहीं आ रही कई क्वेश्चंस की, कुछ मैंने खुद से, तो फिर उनकी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई। तो इसी तरह आप भी मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। जो आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते जिनकी आपको नहीं समझ आती आप मुझे उसको सेंड करें, फिर हम उसको जस्टिफाई क्लास में करेंगे और कुछ मैं एक दो और क्वेश्चन नहीं आपके लिए रख लूंगा। इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी तक? नो सर। चलिए ठीक है, चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और क्वेश्चन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो थैंक यू। लोग आप प्रैक्टिस करते हो और आपको मुश्किल लगते हैं या जस्टिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि कौन से वर्ड जस्टिफाई कर रहे थे, कौन से कीवर्ड्स मैच कर रहे थे, फिर वो हम लाइव डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके जी, टेक सर केयर। ओईटी के जो हम इनमें मतलब हाँ जी, वर्ड्स हैं उनके कोई है आपके पास बना हुआ, सेंड कर दोबारा बताइएगा, दीजिएगा। सॉरी सिस्टर आपकी ना मुझे क्वेश्चन की नहीं समझ आई। मैंने कहा रीडिंग के लिहाज से ना ओईटी के जो हम क्लास में है सुनानी वो अगर हैं आपके पास कोई नोट्स वगैरह तो सेंड कर दीजिएगा। आई थिंक मैंने ना आपके साथ वो एक बुक शेयर की हुई है, मैं और भी जितने भी हैं ना मुझे लगता है मैंने शायद नहीं किए, तो मैं कर देता हूँ। एक लिंक है जिसके अंदर 60 टेस्ट है और जितनी मेरे पास बुक्स है ना वो मैं आपसे सारी शेयर कर देता हूँ। मटेरियल की कोई बात नहीं, तो आप जो आप लोगों ने नहीं किए एक पेपर लें और स्मार्ट वर्क करें। एक पेपर को जो एक पेपर बी और सी का है उसको 2 से 3 दिन के अंदर करें शुरू में, ताकि आप स्किल को सीख जाए, आप स्टेप्स को सीख जाए। उस पेपर को जब आप ऐसा नहीं कि आप वो आप ब्रेन माइंड में सोचो कि यार मैंने आज पूरा पेपर करना तो आज मैं पूरा पेपर बैठ, शुरू में ऐसे ना करें। शुरू में स्टेप सीखें, जैसे आज आपने कुछ चीजें सीखी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव स्टेप्स सीख ली है, कीवर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर वर्ब होते हैं, आप उनको समझ के पैराग्राफ के अंदर मैच करना सीख रहे हो। तो सबसे पहले ये चीजें सीखो और उसके अंदर क्या है कि आप इनिशियली एक पेपर लो, उसको 2 से 3 दिन के अंदर करो अटेम्प्ट, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आपको कोई जस्टिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताओ, और फिर उसके बाद आप प्रॉपर वो शुरू करें। मैं मटेरियल जितना भी है ना मेरे पास वो मैं देखता हूँ, बाकी मैं आपको सब आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसमें से फिर सिलेक्ट कर लीजिएगा जो जो आपने करना हो, ठीक है। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है। चलो ओके थैंक ठीक। यू। अब आप नाइट की तैयारी करें। हाँ थैंक यू वेरी मच, ओके सिस्टर। ओके।